डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सरमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ अ रिसर्च. Introduction is arguably the most critical part of your research proposal. It's where you set the stage for your research, grab the reader's attention, and convince them that your study is significant. अच्छा, जब भी आप अपने प्रपोजल का इंट्रोडक्शन लिखते हो तो वो सबसे क्रूशियल और सबसे क्रिटिकल पार्ट है आपके रिसर्च प्रपोजल में। वो क्या करता है कि भाई इट्स स्टेज फॉर योर रिसर्च। जैसे आप एक स्टेज सेट कर देते हो कि आपकी रिसर्च व्हाट यू आर गोइंग टू डू, और जो भी आपका रीडर है या एग्जामिनर है या जो स्कॉलर है आपके आर्टिकल को, आपकी रिसर्च को, आपके थीसिस को, डिसर्टेशन को स्टडी करता है, तो प्रपोजल का इंट्रोडक्शन उसको अटेंटिव कर देता है कि भी व्हाट द स्कॉलर इज गोइंग टू से, एंड you need to convince them through your introduction that why your study is significant, why it is worth reading. So think of it as a road map for your proposal. Introduction जो है वो एक road map provide करता है कि what you are going to do in your dissertation or thesis or your project. A well written introduction demonstrates, मतलब कि show that you have a clear understanding of your research topic and its relevance within the field of English linguistics. क्योंकि हमारा focus linguistics का है, कोई भी आपका एरिया है, चाहे वो साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, सोशल साइंसेस का कोई भी सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, तो ये इंट्रोडक्शन जो है वो आपको हर फील्ड में लिखना पड़ता है, हर टाइप की रिसर्च में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो इस लेक्चर में हम इस लेक्चर को मैंने ब्रेक किया है। आई विल बी टॉकिंग अबाउट 6 पार्ट्स, 6 कंपोनेंट्स ऑफ एन इंट्रोडक्शन। जो प्रपोजल है और जो आपकी डिजर्टेशन है उसमें एक माइनर सा डिफरेंस होता है इंट्रोडक्शन में, वो मैं आपको बता दूंगा कि विद इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज एंड यूजिंग दैट लैंग्वेज, आपकी जो डिक्शन होती है, जो टेंस है, ग्रामर, उसमें आपने सिर्फ थोड़ा सा फोकस करना है कि प्रपोजल लिखा जाता है जब आप किसी चीज़ को प्रपोज कर रहे हो कि आप फ्यूचर में ये काम करोगे, तो उसमें आपका फ्यूचर टेंस इस्तेमाल होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे आप कहते हो कि आई विल बी डूइंग दिस, I will be searching about these things. So this is a problem and I will be uh, aiming to resolve the problem. तो ये अब proposal है। लेकिन जब आप डिसर्टेशन में लिखोगे तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करोगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करोगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओपनिंग सेक्शन और वो उसका पर्पस क्या है, साथ एग्जांपल भी आपको दूंगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि हाउ टू राइट अ पैराग्राफ और टू ऑन बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट research objective and research questions, then problem statement, significance of the study and limitations या delimitations of the study. So opening section करता क्या भाई, पर्पस क्या होता है इसका? It provide a broad introduction to your topic. It captures the reader's interest. And third, it establish the relevance of your research to the field of English linguistics, क्योंकि आपका linguistics का है एरिया। तो सबसे पहले तो आपने अपने टॉपिक को एक जनरली इंट्रोड्यूस करना है। फिर आपने कोई ऐसी बात ज़रूर लिखनी है जो रीडर्स के लिए इंटरेस्टेड हो, जो उसकी अटेंशन को ग्रैब करे। ठीक है, आपके एग्जामिनर को, आपके सुपरवाइज़र को, और जो भी स्कॉलर या रिसर्चर आपकी रिसर्च को पढ़ते हैं, तो कोई आई कैचिंग सेंटेंस ज़रूर होना चाहिए कोई। तीसरा है कि इस्टेब्लिश द रेलिवेंस ऑफ योर रिसर्च, कि आपकी रिसर्च रेलिवेंट क्यों है इस फील्ड के साथ। मतलब आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो डिसिप्लिन है, तो आपकी रिसर्च उसके साथ रेलिवेंट कैसे है। रेलिवेंस बड़ी ज़रूरी है। देखो, अगर आज हम 400 साल बाद, 500 साल बाद शेक्सपियर को पढ़ते हैं, या 100 साल बाद या 150 साल बाद मुख्तलिफ शोरा को पढ़ते हैं, मुख्तलिफ नावल्स को पढ़ते हैं, मुख्तलिफ किताबों को पढ़ते हैं, तो उनमें कोई चीज़ तो रेलिवेंट है ना जो हमें अपील करती है कि आज भी हम उनको पढ़ते हैं। कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जिनको आप जितनी बार देखो आप बोर नहीं होते। कुछ ड्रामाज ऐसे होते हैं जिनको आप जितनी बार देखो बोर नहीं होते। कुछ मौसीकी ऐसी होती है जिसको आप जितनी बार सुनो आपको वो बोरियत का एहसास नहीं होता। तो आर्ट या लिटरेचर या कोई भी इस तरह की चीज़ होती है जिसकी जिसको आप एक अरसे दराज के बाद भी पढ़ो,
तो आप उससे बोरियत महसूस नहीं करते और उससे रिलेट कर सकते हो। आज भी हम अपने माजी के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि हमारे माजी में वो चीज़ रेलिवेंट है जो हम रिलेट कर रहे हैं। कहानी का कोई किरदार होता है, आप खुद को उसकी जगह देख के सोचते हो, आप उसको पसंद करते हो। क्यों? क्योंकि वो रिलेटेड है आपसे। तो रिलेशन बड़ा ज़रूरी है। इसी को हम रेलिवेंस कहते हैं कि आपकी रिसर्च की, आपके डिसिप्लिन में रेलिवेंस क्या है। यहाँ पे मैंने एक ओपनिंग सेक्शन की एग्जांपल लिखी है, जैसे लैंग्वेज इज नॉट मेयरली अ टूल फॉर कम्युनिकेशन बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटल डायनेमिक्स एंड कल्चरल आइडेंटिटी। ये सबसे पहला एक जुमला लिखा है आपके सामने, ठीक है, ओपनिंग सेक्शन में, कि एक मैं ब्रॉडर ओवरव्यू दे रहा हूँ कि लैंग्वेज जो है वो सिर्फ एक कम्युनिकेशन का टूल नहीं है, बल्कि वो बताती है कि सोसाइटल डायनेमिक्स क्या हैं, सोसाइटी के अंदर चेंजेस क्या आ रहे हैं, और आपको आपकी सकाफती पहचान भी देती है, कल्चरल आइडेंटिटी भी प्रोवाइड करती है। तो ये एक मैंने ब्रॉडर ओवरव्यू दे दिया लैंग्वेज का। इन मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज, मतलब ऐसे माशरे जहां पर एक से ज्यादा जुबान बोली जाती है, द इंटरप्ले बिटवीन लैंग्वेजेस often gives rise to phenomena like code switching, which reveals intricate relationships between linguistic structures and social norms. तो अब ये एक तरह से मेरी थीसिस स्टेटमेंट है। जिस तरीके से हम एक ऐसे लिखते हैं तो उसकी एक थीसिस स्टेटमेंट होती है। तो आप इस तरीके से लिखते हो कि आपके रीडर का इंटरेस्ट भी डेवलप हो, और मैंने पहले एक ब्रॉडर से स्पेसिफिकली कोड स्विचिंग की तरफ इशारा कर दिया कि भाई मेरे टॉपिक में जो कीवर्ड है वो है कोड स्विचिंग। ये मेरा वेरिएबल है रिसर्च का, कोड स्विचिंग, which reveals intricate relationship between linguistic structure and social norms। ठीक है। कोड स्विचिंग किसे कहते हैं कि हम अपनी गुफ्तगू में बात करते करते उर्दू का भी इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश बोल रहे हैं, उसमें कोई उर्दू का वर्ड इस्तेमाल कर लेंगे, उर्दू बोलते बोलते इंग्लिश का वर्ड इस्तेमाल कर लेंगे, तो इसको कोड स्विचिंग कहते हैं, ये जो हम अक्सर अपनी गुफ्तगू में करते रहते हैं। तो आप कोड स्विचिंग उसी जगह पे करते हो जहां पे आपके सामने वाला जो है वो वो भी मल्टीलिंगुअल है या बाइलिंगुअल है। हम मल्टीलिंगुअल इसलिए कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान में नॉर्मली एक हमारी होती है मादरी जुबान, पंजाबी। लेट सपोज मेरी पंजाबी जुबान है, आप पठान हो गए तो आपके घर में पश्तो बोली जाती है, आपकी मादरी जुबान होती है, मदर टंग। फिर एक वो जुबान है जो हम नेशनल लेवल की, हमारी उर्दू नेशनल लैंग्वेज है, जो हम हमारा सारा जो कम्युनिकेशन है बाहर लोगों के साथ, अपने घर से बाहर, अपने ख़ानदान से बाहर, समाज में, माशरे में, वो उर्दू ज़ुबान में है। इंग्लिश वो लैंग्वेज है जो हमारी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है, हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और एक ग्लोबल लिंगुआ फ्रैंका है, ठीक है, विच इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद अदर्स। इसलिए हम कहते हैं कि इंग्लिश इज़ अ लिंगुआ फ्रैंका, कि सारों के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं हमारी नेटिव लैंग्वेजेस, लेकिन एक ऐसी लैंग्वेज हमारे पास मौजूद है जिसके ज़रिए हम पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, या मैक्सिमम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन बी एबल टू कम्प्रीहेंड और अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये आपका एक ओपनिंग सेक्शन है, इसकी एग्जांपल है। आगे चलते हैं। इसी में आपने बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी से मुराद होता है बैकग्राउंड ऑफ योर रिसर्च। अब आपने थोड़ा सा एक ब्रॉडर से अब स्पेसिफिक अपने वेरिएबल्स के बारे में आपने बताना है यहाँ पर, कि हाउ टू स्ट्रक्चर द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या करता है? इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी कॉन्टेक्स्ट फॉर योर रिसर्च। कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी रिसर्च का कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो, कि आपका जो टॉपिक है टू द ब्रॉडर फील्ड ऑफ इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के साथ कैसे कनेक्ट होता है, एंड हाउ इट नैरोज द फोकस टू योर स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ब्रॉडर टर्म क्या है? इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स। नैरो डाउन किया सोशियो लिंग्विस्टिक्स। सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंदर और मजीद नैरो डाउन किया तो कोड स्विचिंग। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने कॉन्टेक्स्ट डेवलप करना है। कैसे स्ट्रक्चर करते हैं बैकग्राउंड को? सबसे पहले आपने एक जनरल डिस्कशन देनी है ओवरऑल फील्ड की, फिर आपने कुछ रेलिवेंट लिटरेचर एंड थ्योरीज मेंशन करनी है, और फिर आपने उन थ्योरीज और जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड वर्क हैं लोगों के, जिन्होंने आपके एरिया पे स्पेसिफिकली, हम एग्जांपल ले रहे हैं कोड स्विचिंग की, सोशियो लिंग्विस्टिक्स की, तो जिन स्कॉलर्स ने इन पर काम किया है, तो उनके कामों में आपको क्या गैप्स फाइंड, आपने गैप्स को आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्या वीकनेस लग रही है उनके कामों में। इसको लिखने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, इसी सीक्वेंस में आपने लिखना है। पहले आप एक जनरल डिस्कशन दो। जनरल डिस्कशन क्या है? आप बताओ इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स पे कि सोशियो लिंग्विस्टिक्स क्या है, सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंदर कोड स्विचिंग क्या है,
फिर आप आहिस्ता आहिस्ता नैरो डाउन नीचे जाते जाओ, तो आप बताओ कोड स्विचिंग पे पहले लोगों ने क्या काम किया है। तो इसको आप क्रोनोलॉजिकल लेके चलो। अच्छी रिसर्च जो होती है उसमें हम एडवाइस करते हैं स्टूडेंट को कि जब आपने गूगल स्कॉलर पे सर्च भी करना है अपना डेटा, रेलिवेंट डेटा, जब आप मटेरियल सर्च करते हो, कोशिश करो कि अब 2024 है तो 2019-20 के हिसाब से आप डाटा को सर्च करो। ज़्यादा रेलिवेंट लिटरेचर वही होगा जो रिसेंट होगा, क्योंकि उन लोगों ने अपनी रिसर्च के अंदर पिछले लोगों का जो पिछले लोगों की जो रिसर्च है, पिछले लोगों का जो जितनी भी उनकी स्टडीज़ हैं उसको कवर कर लिया होता है, समराइज कर लिया होता है, निचोड़ होती है। 2024 की जो रिसर्च होगी वो निचोड़ होगी एक तरह से 20, 21, 22 की। तो जितना रिसेंट आप लोगे, पेपर उठाओगे, तो उसमें आपको रेलिवेंट मटेरियल मिलेगा। तो आपने रेलिवेंट लिटरेचर जो आपके वेरिएबल से रिलेटेड है और जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है उसी को लेना है। बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं प्रपोजल में, या तो इसको बहुत ज़्यादा लेंथी कर देते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों को मेंशन कर देते हैं। तो ये नुकसानदेह है बेटे आप लोगों के लिए। इररिलेवेंट चीज़ें लिख देते हैं, या उसको बहुत ज़्यादा लेंथी कर देते हैं, या समरी पूरी पूरी लंबी लंबी कहानियाँ लिख देते हैं। कहानियाँ नहीं लिखनी है आपने। 1 और 2 सेंटेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर लिटरेचर, उसका रेफरेंस दो। अगर कोई थ्योरी है, किसी ने कोई थ्योरी पेश की है, तो उस थ्योरी का डिस्कस करो और फिर उसके अंदर गैप्स फाइंड करो। एक तो ये तरीका है कि आप क्रोनोलॉजिकल इन चीज़ों को बताते जाओ, वन बाय वन। पहले एक पॉइंट, भाई फलाने ने इस साल में अपनी इस रिसर्च में ये बात की या ये थ्योरी पेश की, और लेकिन उसमें ये वीकनेस थी। फिर उस वीकनेस को किसी ने एड्रेस किया कि नहीं किया, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, फिर तीसरे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेके चलो। और 1 से 2 पैराग्राफ से ज़्यादा मत बनाओ, बहुत ज़्यादा हो तो 2 पैराग्राफ्स मोर देन इनफ है। बैकग्राउंड, पहला पैराग्राफ ओपनिंग सेक्शन का एक पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड ऑफ स्टडी के मैक्सिमम 2, चलो 3 पैराग्राफ्स आप बना सकते हो, कीपिंग इन व्यू द लिमिटेशंस या वर्ड लिमिट जो आपके इदारे ने आपके लिए मखसूस की है, स्पेसिफाई की है कि बेटे आपका वर्ड लिमिट इतनी होनी चाहिए। अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो आप 3 पैराग्राफ्स बना लो, और एक पैराग्राफ में 3 से 5 जुमले ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ वर्ड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट पैराग्राफ्स, नॉट लाइन्स। बच्चे स्कूल कॉलेज में होते हैं, वो हाथ से लिखते हैं तो कहते हैं जी लाइन्स कितनी हो, भाई लाइन्स नहीं होती, सेंटेंसेज होते हैं। और मेक सिंपल सेंटेंसेज, और बहुत ज़्यादा हो तो कंपाउंड सेंटेंसेज दो, डोंट गो फॉर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। जितना लंबा जुमला होगा आपका, उतने आपकी ज़्यादा चांसेस हैं कि गलती करने की गुंजाइश ज़्यादा होगी। तो छोटे जुमले बनाओ, कोशिश करो। आगे चलते हैं। इसकी एग्जाम्पल देखो क्या है कि इन recent years social linguistics has increasingly focused on bilingual communities, examining how individuals navigate multiple linguistic systems. Research on code switching has explored. अब इसका मतलब कि मैं पुराना जो लिटरेचर है कोई उसको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे 2-3 पैराग्राफ्स की एग्जांपल नहीं दूंगा, अदरवाइज दिस लेक्चर विल बी लॉन्ग। तो research on code switching has explored its social and psychological dimensions, but less attention has been paid to its implication in academic setting, particularly how it affects bilingual students, cognitive processing and academic performance. क्या मतलब है कि मैंने बता दिया कि recent years में क्या हुआ है सोशियो लिंग्विस्टिक्स के ऊपर, मैंने इस पैराग्राफ में बंद करके बता दिया है कि भाई सोशियो लिंग्विस्टिक हैज इंक्रीजिंगली फोकस्ड ऑन बाइलिंगुअल कम्युनिटीज। ठीक है, सोशियो लिंग्विस्ट जो हैं उन्होंने फोकस किया है बाइलिंगुअल कम्युनिटीज के ऊपर, और बताया है हमें क्या, हाउ इंडिविजुअल्स नेविगेट मल्टीपल लिंग्विस्टिक सिस्टम्स, कि कैसे एक जुबान से दूसरी जुबान में बाइलिंगुअल कम्युनिटीज जो हैं जहां पर एक से ज़्यादा जुबान बोली जाती है या 2 जुबानें बोली जाती हैं, वो कैसे एक जुबान से दूसरी जुबान का इस्तेमाल करते हैं और कोड स्विचिंग करते हैं, ये तो हमें बता दिया गया। रिसर्च ऑन कोड स्विचिंग हैज एक्सप्लोर्ड कि सोशल और साइकोलॉजिकल डायमेंशंस क्या हैं। बट ये जो बट आ गया, इसके आगे जो सेंटेंस का पार्ट है, आप इसमें देखो कि ये गैप है, असल में आपकी रिसर्च का गैप है कि भाई कोड स्विचिंग हैज एक्सप्लोर्ड इट सोशल एंड साइकोलॉजिकल डायमेंशन, यहां तक तो बात ठीक है। इसका मतलब कि ये तो लोगों ने इस पे तो काम कर चुके हैं। बट के बाद क्या है कि लेस अटेंशन हैज बीन पेड, ये है आपका रिसर्च गैप। क्या है रिसर्च गैप? इट्स इम्प्लीकेशन इन एकेडमिक सेटिंग, और उसमें भी स्पेसिफाई कर दिया मजीद के हाउ इट अफेक्ट्स, पर्टिकुलरली हाउ इट अफेक्ट्स बाइलिंगुअल स्टूडेंट्स कॉग्निटिव प्रोसेसिंग एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, कि जो बाइलिंगुअल स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग क्या है, कैसे काम करती है,
उनका थिंकिंग प्रोसेस कैसे काम करता है, कॉग्निशन से मुराद थिंकिंग, और एकेडमिक परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है या क्या रोल प्ले करता है। तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ की एग्जांपल है कि कैसे आप इसको बंद करते हो। इस तरीके से आप कुछ अगले पैराग्राफ में कुछ लिटरेचर को कोट कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। प्रपोजल में आपको ज़्यादा रेफरेंसेस देने की ज़रूरत नहीं होती है, एक पैराग्राफ आप रेफरेंस का दे दो तो ठीक है। ठीक है, अब आप ये देखो कि इसमें टेंस कौन सा इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रिसेंट ईयर्स की बात कर रहा हूँ, काम हो चुका है। यहाँ पर भी हैज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आप देखो कि इस पूरे पैराग्राफ में सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का। आपने एक पैराग्राफ के अंदर टेंस को तब्दील नहीं करना। पहला जुमला आप लिखो प्रेजेंट में, फिर आप चले जाओ पास्ट में, ऐसे मत करो आप। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में आपने टेंस को चेंज नहीं करना, एक ही टेंस में बात करनी है। आगे चलते हैं। अब आपके पास आ गए रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। रिसर्च ऑब्जेक्टिव, एम और क्वेश्चन, ये तीन चीजें ज़हन में रखनी है। एम होता है एक जनरल आइडिया क्या है, आपका एरिया क्या है, मैंने कोड स्विचिंग को एड्रेस करना है, कोड स्विचिंग पे बात करनी है, ये तो आपका एक रिसर्च एम है कि आई वांट टू कंडक्ट अ रिसर्च ऑन कोड स्विचिंग। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोड स्विचिंग में क्या चीज आपने आगे, कोड स्विचिंग से फर्दर। इसकी मिसाल मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ऐसे देता हूं कि आप जब पानी का बोर करते हो और जमीन के अंदर पाइप को डालते हो, तो आप उसको यू कीप ऑन डिगिंग इन, और करते करते वो जितना गारा और जितनी मिट्टी सब कुछ, हमारे उस्ताद ने हमें ये एग्जांपल दी थी असल में, जिनसे हमने रिसर्च पढ़ी थी, कि जैसे जैसे आप जमीन के अंदर जाते जाओगे वो गारा मिट्टी सब कुछ बाहर निकलता रहेगा, तो वो सारी इम्प्योरिटीज हैं दर हकीकत जो आप बाहर निकालते जा रहे हो, और अल्टीमेटली आप क्या करते हो, आपको पीने का एक साफ शफाफ पानी जमीन के नीचे से मिल जाता है। तो रिसर्च ऐसी ही होती है, जितना आप डिग इन करोगे, जितना आप लिटरेचर पढ़ोगे, जितने आप आर्टिकल्स को पढ़ोगे, जितना आप देखोगे कि लोगों ने क्या क्या इस एरिया पे काम किया है, जितनी आपकी रीडिंग होगी बेटे, आप उतना ज़्यादा जो है आपका नॉलेज भी एक्सपैंड होगा, और आपको पता चलता जाएगा भाई ये तो मुझे नहीं आता, मुझे तो लग रहा था कि भाई इस पर मैं काम करूंगा या करूंगी, तो इस पर तो ऑलरेडी काम हो चुका है। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो आपको पता चलता जाता है कि आपके पास कितना कम नॉलेज है, क्योंकि ये तो एक ओशन है ना, और हमारे पास एक, आप कह लो कि एक ड्रॉप है, इतना बड़ा दरिया है, उसमें से एक या दो कतरे, या चलो एक मगा या एक ग्लास निकाल भी लिया जाए, एक जग निकाल भी लिया जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो नॉलेज जो है इट्स जस्ट लाइक एन ओशन। ठीक है, तो जितना भी इंसान जाता जाता है तो उसको ज्यादा महसूस होता है, और इसी तरीके से इंसान सीखता है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पीने का साफ पानी चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम, इन्वेस्टमेंट ऑफ योर एनर्जी, इन्वेस्टमेंट ऑफ योर पैशन। ऐसे तो रिसर्च नहीं होगी। सो योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्पेसिफिक। अच्छा, दूसरी ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैंने लिखी है, मेजरेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजरेबल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मेजरेबल, स्पेसिफिक और मेजरेबल होना चाहिए। मेजर से मुराद ये है कि आपके ऑब्जेक्टिव को या तो आप क्वांटिटेटिवली या क्वालिटेटिवली किस तरीके से आप देख रहे हो, उसको एनालाइज कैसे करोगे। ऑब्जेक्टिव तो आपने लिख दिया, अब ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद, क्वेश्चन लिखने के बाद आपसे पूछा जाता है कि भाई आपके ऑब्जेक्टिव जो हैं ये तो मेजरेबल है ही नहीं, और फिर जो आपने प्रीवियसली बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्च में जो आपका रिसर्च गैप है, जो आपने आइडेंटिफाई किया बैकग्राउंड में, उससे रिलेटेड है या नहीं है, उससे रिलेटेड होना चाहिए, उसके साथ अलाइन होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव आपके रिसर्च गैप के साथ लिंक होना चाहिए, अदरवाइज व्हाई आर यू डूइंग दिस रिसर्च, आपसे सवाल पूछा जाएगा और आप वहां पे ब्लैंक हो जाओगे। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स को देखो। टू इन्वेस्टिगेट द प्रिवलेंस ऑफ कोड स्विचिंग अमंग बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन क्लासरूम इंटरेक्शन, ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव है। आप लोगों का अगर जो आपकी वही बात है, वर्ड लिमिट है कि आपके सुपरवाइजर जो आपको एडवाइस करते हैं बेटे आपके लिए, आपने ऑब्जेक्टिव ऐसा बनाना है अपनी यूनिवर्सिटी की, जिस जर्नल में आप पब्लिकेशन कर रहे होते हो उनकी पॉलिसी के मुताबिक, आपने उनके हर इदारे के एक रूल्स होते हैं, तो आपके जो सुपरवाइजर हैं, जो आपके मेंटोर्स हैं, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। इदारे की पॉलिसीज होती हैं, कोई आपको, फिर आपकी वर्ड लिमिट होती है। मैं अपने स्टूडेंट्स को, जो प्रोजेक्ट के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनके पास लिमिटेड टाइम है, तो हम उनको यही एडवाइस करते हैं
कि आप एक या दो ऑब्जेक्टिव रखो, बस मैक्सिमम दो, मिनिमम एक ऑब्जेक्टिव तो होता ही है, ज्यादा की तरफ मत जाओ। हाँ, बट इफ यू आर राइटिंग अ प्रपोजल फॉर योर मास्टर्स और योर पीएचडी, और उसके या एडमिशन के लिए, पीएचडी एडमिशन के लिए आप प्रपोजल लिख रहे हो, या आप थीसिस डिसर्टेशन के लिए प्रपोजल लिख रहे हो, देन इट कैन बी फ्रॉम 2 to 5, 3 to 5। आपके ऑब्जेक्टिव ज्यादा हो सकते हैं, क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द रूल्स, द एसओपीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन। सो यू ऑलवेज सीक आउट टू योर सुपरवाइजर्स, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे कि कितनी लिमिट है, क्या रूल्स हैं। लेकिन रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखने का जो रूल है वो यही है जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें आपने देखा है कि ये मैंने वर्ड लगाया हुआ है टू इन्वेस्टिगेट। इसका दूसरा तरीका भी होता है लिखने का, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इन्वेस्टिगेट द प्रिविलेंस, एनालाइज द इम्पैक्ट, प्रपोज स्ट्रेटजीज। लेकिन ये मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आप इन्फिनेटिव से स्टार्ट करो अपने ऑब्जेक्टिव्स को। ये होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव ग्रामर में हम पढ़ते हैं वर्बल, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टू इन्वेस्टिगेट, टू आइडेंटिफाई, टू कंपेयर, टू एनालाइज, टू प्रपोज, टू एग्जामिन। ये इस तरीके से ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करो। टू इन्वेस्टिगेट द प्रिविलेंस ऑफ कोड स्विचिंग अमंग बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन क्लासरूम इंटरेक्शन। तो अब ये मेरे वेरिएबल्स हैं असल में टॉपिक के अंदर, कोड स्विचिंग, बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, क्लासरूम इंटरेक्शन। तो मेरी पॉपुलेशन भी आ गई यहाँ पे कि मैं किन पे काम करूंगा? यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के ऊपर। और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के आपस में जो क्लासरूम में इंटरेक्शन होता है, उसके अंदर वो बात करते करते दोस्त जो होते हैं वो इंग्लिश उर्दू मिक्स बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी ये जो मेरा जो पूरा लेक्चर है, आप ये देखो कि मैं भी बाइलिंगुअल है, बार बार कोड स्विचिंग कर रहा हूं। ठीक है, इसमें भी आप देखोगे इंग्लिश और उर्दू, तो ये इसी को कोड स्विचिंग कहते हैं असल में। दूसरा है टू एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ कोड स्विचिंग ऑन कॉम्प्रिहेंशन एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। ये भी एक टॉपिक है, मतलब कि एक गैप है जिसपे पहले काम नहीं हुआ, कि इंपैक्ट क्या है कोड स्विचिंग का कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर और एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ये जो ऑब्जेक्टिव होता है ये ज्यादातर क्वांटिटेटिवली हम इसको एनालाइज करते हैं, इसको कोरिलेशनल स्टडी कहते हैं, जहां पे हम एक चीज का रिलेशन फाइंड कर रहे हैं दूसरी चीज पे, जहां पे हम देखते हैं कि आया वो डायरेक्ट रिलेशन है या इनडायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन से मुराद वो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में या साइंस में, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एक क्वांटिटी बढ़ती है लेफ्ट हैंड साइड पे तो राइट हैंड साइड वाली डिक्रीज होती है। ठीक है, इसी तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एक क्वांटिटी, सॉरी डायरेक्ट रिलेशन में दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज होंगी, एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ेगी, एक के कम होने से दूसरी भी कम होगी। जैसे अगर बच्चों को प्यार से कोई चीज पढ़ाई जाए, कोई चीज समझाई जाए, तो वो आपके साथ उनका जो ट्रस्ट लेवल है, कंफर्ट लेवल, सिक्योरिटी लेवल जो है, वो सिक्योर फील करेंगे आपके साथ, तो उनकी अटैचमेंट आपके साथ इंक्रीज होगी। जैसे जैसे आप उनको झिड़कोगे, उनको डांटोगे, उनको मारोगे, तो उनकी अटैचमेंट आपसे कम होगी। तो ये आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। इस तरीके से इनवर्स रिलेशन है कि एक क्वांटिटी जब बढ़ती है दूसरी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो रिलेशन हम जब फाइंड कर रहे होते हैं दो चीजों का, तो इसको कहते हैं कोरिलेशनल स्टडी या कोरिलेशनल रिसर्च। तो इंपैक्ट ऑफ कोड स्विचिंग ऑन कॉम्प्रिहेंशन, कि भाई कोड स्विचिंग से क्या कॉम्प्रिहेंशन बेहतर हो रही है, चेक करना है हमने, बेहतर हो रही है या नहीं बेहतर हो रही। एकेडमिक परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है, मतलब हमारे ग्रेड्स इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं इंप्रूव हो रहे। जैसे मैं कहता हूँ इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स राइटिंग स्किल्स, तो भाई सोशल मीडिया की वजह से उनका क्या इंपैक्ट है राइटिंग स्किल पे, एक तो ये जनरल आइडिया है। लेकिन अब जब मैं उसका इंपैक्ट चेक करता हूँ और मैं देखता हूँ कि भाई क्या उनकी राइटिंग स्किल जो है वो इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही है। तो तीसरा हमारे पास ऑब्जेक्टिव है जो एग्जांपल में, वो है टू प्रपोज स्ट्रेटजीज फॉर इंटीग्रेटिंग कोड स्विचिंग इनटू इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिस। ये एक तरह से कि आपने एकेडमिया को क्या दिया, आपने रिसर्च में कुछ बताना भी है ना, कि आप कोई स्ट्रेटजीज भी बताओ कि कैसे कोड स्विचिंग को एक इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम खिलाफ तो नहीं जा सकते ना कोड स्विचिंग के। आप सारे नॉन नेटिव स्पीकर्स हो, अगर मैं पूरा लेक्चर जो है वो इंग्लिश में दूंगा आपको, तो आप कहोगे सर हमें तो समझ ही नहीं आ रही, ये सिर्फ एक लफ्ज भी इंग्लिश का ना इस्तेमाल करूं और उर्दू में ही बात करने लग जाऊंगा, तो आपको अनफॉर्चुनेटली वो भी समझ नहीं आएगी, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये सारी टर्म्स इंग्लिश की हैं। तो इसलिए हमने कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज भी प्रपोज करनी है कि कोड स्विचिंग को कैसे एक इफेक्टिव टीचिंग क्लासरूम में, इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। आगे चलते हैं।
रिसर्च क्वेश्चंस। अच्छा, रिसर्च क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी क्रिटिकल कंपोनेंट है इंट्रोडक्शन में। वो बताते हैं कि आपकी स्टडी का फोकस क्या है, फिर आपकी रिसर्च का स्कोप क्या है, व्हाट योर रिसर्च विल बी कवरिंग, मतलब कि व्हाट योर रिसर्च विल बी डूइंग एंड व्हाट इट विल नॉट बी डूइंग। जैसे कहते हैं ना डूज एंड डोंट्स, उस तरीके से व्हाट योर रिसर्च इज गोइंग टू डू, स्कोप क्या है उसका, स्कोप इसी चीज को कहते हैं। ठीक है, कि व्हाट योर रिसर्च विल कवर एंड व्हाट योर रिसर्च विल नॉट कवर, इसको स्कोप ऑफ द रिसर्च कहते हैं। एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर योर एनालिसिस। रिसर्च क्वेश्चन जो है वो आपको फ्रेमवर्क दे देते हैं। जैसे एक खेल का एक मैदान होता है, तो एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड की बाउंड्री है, तो आपको पता चल जाता है कि मेरी बाउंड्री क्या है जिसके अंदर मैं खेलना है। तो मैंने मेरी बाउंड्रीज क्या है, लिमिटेशंस क्या है, फ्रेमवर्क क्या है जिसके अंदर रह के मैंने काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टाइलिस्टिक एनालिसिस कर रहे हो तो आपकी बाउंड्रीज हैं कि आपने स्टाइलिस्टिक्स के मैदान को छोड़ना नहीं है। अगर आप क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस कर रहे हो तो आपकी बाउंड्री है कि आपने क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस को छोड़ना नहीं है। अगर आप लिटरेचर की रिसर्च कर रहे हो और आपका फ्रेमवर्क है कि आपने मार्क्सिस्ट एनालिसिस करना है टेक्स्ट का, तो आपने बेटे मार्क्सिज्म पे ही बात करनी है। मार्क्स में मुख्तलिफ थ्योरिस्ट हैं, अगर क्योंकि वो सोशियो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, आप एक इंटर डिसिप्लिन रिसर्च कर रहे हो। आप देखते हो कि एक नॉवल में मार्क्सिज्म में बेसिकली तीन चीजें बताई गई है ना। आप बात करो कि क्लास स्ट्रगल की, क्लास डिस्क्रिमिनेशन की, क्लास डिस्टिंक्शन की, क्लास एक्सप्लॉयटेशन की। तो आपने अपने फ्रेमवर्क को छोड़ना नहीं है। आप किसी भी मार्क्सिस्ट फिलोसफर को ले सकते हो, आप मार्क्स को ले सकते हो, आप आल्थुसर को ले सकते हो, आप किसी साइको एनालिस्ट को ले सकते हो अगर आप साइको एनालिटिक आपका फ्रेमवर्क होगा, आप फ्राइड को ले सकते हो, आप लकान को ले सकते हो। ठीक है, आप अटैचमेंट थ्योरी पे काम करना चाहते हो तो आप जॉन बॉल्बी को ले सकते हो, मैरी एंसवर्थ को ले सकते हो। तो आपका एक फ्रेमवर्क क्या है, वो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो डिसाइड कर देते हैं। एग्जांपल्स को देखते हैं हम। What are the patterns of code switching among bilingual university students in classroom discussion? तो what are the patterns, मतलब कि मैं सबसे पहले बताऊंगा कि कोड स्विचिंग के पैटर्न्स कौन से हैं। मेरी रिसर्च जब खत्म होगी तो मेरा जो एग्जामिनर है या सुपरवाइजर है या जो भी स्कॉलर रीडर है मेरे पेपर को पढ़ने वाला या थीसिस डिसर्टेशन को पढ़ने वाला, उसको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी जैसे मैंने आपको बताया था कि रिलायबल होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव होने, जैसे आपके ऑब्जेक्टिव थे कि प्रैक्टिकल थे, मेजरेबल थे, उस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी ऐसे हों जिनका एंड में आप आंसर दे सको। ऐसे सवाल बच्चे बना देते हैं अपने प्रपोजल के अंदर, पूरी रिसर्च खत्म हो गई लेकिन उसका जवाब नहीं मिला, प्रपोजल भी हो गया, अब काम करना शुरू किया तो उनको पता चला कि ये तो चीज अचीव ही नहीं कर सकता मैं, ये कर सकती। तो व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ कोड स्विचिंग, आपने सबसे पहले बताना है व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ कोड स्विचिंग। बाकी आपकी पॉपुलेशन है उसको तफसील में हम नहीं जाते। हाउ डज कोड स्विचिंग इन्फ्लुएंस, अब ये क्वेश्चन है व्हाट वाला, नीचे क्वेश्चन है हाउ वाला, और फिर है व्हाट आर द परसेप्शंस ऑफ एजुकेटर्स, मतलब टीचर्स, रिगार्डिंग कोड स्विचिंग इन एकेडमिक सेटिंग्स। अब इन क्वेश्चंस को पढ़ के जो मेरे हिसाब से आता है कि व्हाट आर द परसेप्शन ऑफ एजुकेटर्स, इसका मतलब कि मुझे टीचर्स पर भी काम करना है इस रिसर्च में। टीचर्स से भी मैं क्वेश्चन या फिल करवाऊंगा या इंटरव्यू क्वेश्चंस करूंगा, जो भी मैं मेथड इस्तेमाल करूं। हाउ डज कोड स्विचिंग इन्फ्लुएंस बाइलिंगुअल स्टूडेंट्स कंप्रीहेंशन ड्यूरिंग लेक्चर्स, इसका मतलब कि मैं ड्यूरिंग लेक्चर स्टूडेंट की कंप्रीहेंशन को टीचर्स के साथ बैठ के या खुद अगर मैं अपने स्टूडेंट्स पे रिसर्च कर रहा हूँ तो मैं उनकी कंप्रीहेंशन को एसेस करूंगा और फिर बताऊंगा कि भाई हाउ डज कोड स्विचिंग इन्फ्लुएंस बाइलिंगुअल स्टूडेंट्स, या कितना ज़्यादा उनका इस्तेमाल होता है लेक्चर के दौरान। और फिर कि व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ कोड स्विचिंग अमंग बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी, तो ये जनरल क्वेश्चन है। तो ये आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं, आपका जो रिसर्च गैप है, ये सब आपस में बिल्कुल इंटरलिंक्ड होते हैं। अब बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी प्रॉब्लम स्टेटमेंट या रिसर्च प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम या रिसर्च प्रॉब्लम ये इशू बताती है कि आपकी स्टडी में क्या इशू है जिसे आप एड्रेस कर रहे हो, क्या गैप है जिसे आप फिल करने की कोशिश कर रहे हो, आपकी रिसर्च करने का मकसद क्या है। तो बेसिकली ये तीन चीजें बताती है आपको कि व्हाट यू ऑलरेडी नो अबाउट योर वेरिएबल, अबाउट योर टॉपिक, अबाउट योर एरिया ऑफ रिसर्च, व्हाट यू डोंट नो एंड हाउ यू आर गोइंग टू नो इट। ये तीन चीजें हैं इसमें। तो इट हाईलाइट्स द गैप इन करंट लिटरेचर and it explain why this gap is significant and it connects to your objectives। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैंने आपको तीन चीजें बताई, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि what you already know, what you don't know
ठीक है, एंड वाई दिस इज अ प्रॉब्लम, वाई दिस गैप इज इंपॉर्टेंट। तो यही तीन चीजें यहां पर भी लिखी हुई कि हाईलाइट द गैप इन करंट लिटरेचर, इट एक्सप्लेन वाई दिस गैप मैटर्स, एंड देन these are significant with your these are linked with your objectives। ये सारी चीजें आपस में लिंक होनी चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव, आपका रिसर्च प्रॉब्लम, जो शुरू में आपने गैप बताया था बैकग्राउंड में, यहां पे आप स्टेट कर रहे हो उसको। एग्जांपल देखो यहां पे, while extensive research has been conducted on the socio-linguistic functions of code switching, यहां से लेके आप देखो, यहां से लेके its role in cognitive processing and academic outcomes among bilingual remain unexplored, यहां तक ये है कि जो पहले what you already know, extensive research has been conducted on the socio-linguistic function of code switching, लेकिन ये चीज जो है ये इस पे ये अनएक्सप्लोर्ड है, its role in cognitive processing और एकेडमिक आउटकम अमंग बायलिंगुअल स्टूडेंट्स रिमेन अनएक्सप्लोर्ड। तो ये आपका गैप है बेटे, और दिस लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग hinders educators from developing effective, why this is a problem, why this problem must be addressed, ये ठीक है। तो what you already know यहां से लेके ये सारा, यहां से लेके यहां तक what you already know, what you don't know इसको मैं येलो कर देता हूं, what you don't know यहां से लेके यहां तक, एंड वाई इट इज इंपॉर्टेंट इसको मैं पर्पल कर देता हूं आपको समझाने के लिए, यहां से लेके यहां तक। तो ये तीनों चीजें एक पैराग्राफ की लिखनी है आपने, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम बस। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको रिक्वायरमेंट होती है डिसर्टेशन में, एमफिल है, पीएचडी है, तो आपकी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम 2 पैराग्राफ्स में 3 पैराग्राफ्स में भी जा सकती है, लेकिन वही बात है कि शेक्सपियर कहता है ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, इख्तसार अकल की रूह है, मुख्तसर बात करो, जामे बात करो, ठीक है। और अपनी वर्ड लिमिट को देखो, अपने सुपरवाइजर से, अपने इंस्टीट्यूशन से डिस्कस करो। उसके बाद है बेटे सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। सिग्निफिकेंस ऑफ योर स्टडी एक्सप्लेन्स इट्स कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, कि आपकी रिसर्च क्यों सिग्निफिकेंट है। रिसर्च में बुनियादी तौर पर जो 3 सवाल होते हैं कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू, व्हाई यू आर गोइंग टू डू एंड हाउ यू आर गोइंग टू डू। व्हाई पे अभी मैं नहीं आया, सॉरी हाउ पे नहीं आया। व्हाई दिस स्टडी इज इंपॉर्टेंट, आपने ये बताना है कि व्हाई इज दिस रिसर्च इंपॉर्टेंट, जो आपकी रिसर्च है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। हाउ विल इट बेनिफिट द एकेडमिक कम्युनिटी या सोसाइटी। अब कुछ ऐसी रिसर्चेज होती हैं जिससे सोसाइटी को फायदा होता है, एज अ होल सोसाइटी को फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंसान कोई वैक्सीन डिस्कवर करता है, कोविड आया तो लोगों ने रिसर्च पेपर्स लिखे, डॉक्टर्स ने उस पर काम किया, जितने पब्लिक हेल्थ, इंटरनेशनल हेल्थ, पैरामेडिक स्टाफ, ये सारा उसमें था। अभी वैक्सीन कौन पहले बनाएगा, रेस लग गई है एक दुनिया में। अब उनकी जो रिसर्च पेपर्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, एकेडमिक कम्युनिटी को भी कर रहे हैं और सोसाइटी को भी कर रहे हैं। और कुछ रिसर्चेज ऐसी हैं जो आप एकेडेमिया में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, जैसे हमारी अब आपकी जो रिसर्च है, अब ये कोड स्विचिंग वाली, इसमें टीचर्स को फ़ायदा होगा ये जानने में कि बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस कोड स्विचिंग हमें क्लास में करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो कितनी करनी चाहिए, इसका क्या इम्पैक्ट है, स्टूडेंट मेंटली क्या उस। अक्सर ऐसा होता है कि आप जितनी ज़्यादा ज़ुबानें सीखो तो आपको एक ज़ुबान पर भी अबूर नहीं होता, तो क्या इसके लिए हमें मल्टी लैंग्वेजेस सीखनी नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा ज़ुबानें एक से ज़्यादा बोलनी नहीं चाहिए, सीखनी नहीं चाहिए। तो ये अब एकेडमिकली आप प्रूव करते हो कि सोसाइटी में आपकी एप्लीकेशन क्या है, आपकी रिसर्च क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हाउ योर रिसर्च विल बी बेनिफिटिंग द एकेडेमिया और एकेडमिक कम्युनिटी और सोसाइटी एज अ होल। So this section justifies the effort and resources invested in your study। अब कुछ रिसर्चेज ऐसी हैं जिसमें आपको टाइम और मेहनत के अलावा और भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, आपको पैसा चाहिए होता है, डाटा कलेक्ट करने के लिए पैसा चाहिए होता है। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च करते हो तो आपको इक्विपमेंट के लिए पैसा चाहिए, आपको सैंपल के लिए पैसा चाहिए, आपको ट्रैवल करना पड़ता है मुख्तलिफ जगहों पे, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना होता है, तो आपके पास बहुत से रिसोर्सेज आपके इस्तेमाल होते हैं, और जो ग्रेटेस्ट रिसोर्स है वो है बेटे टाइम। तो ये सेक्शन असल में बताएगा कि भैया आपने क्यों अपना टाइम वेस्ट किया है इसके ऊपर, कि टाइम यूटिलाइज किया, आपने अपनी एफर्ट को जाया तो नहीं किया, आपने वो दीवार को धक्का तो नहीं लगाया। तो ये सेक्शन आपको बताता है कि व्हाई योर रिसर्च इज सिग्निफिकेंट। इसकी एग्जांपल क्या है कि दिस रिसर्च विल कंट्रीब्यूट टू सोशियल लिंग्विस्टिक थ्योरी। अब ये एकेडेमिया का फायदा है भाई, मतलब ये जो रिसर्च है जो हम कोड स्विचिंग के टॉपिक को लेके चल रहे हैं, कि दिस रिसर्च विल कंट्रीब्यूट टू सोशियो लिंग्विस्टिक थ्योरी बाय प्रोवाइडिंग, कैसे, हाउ, बाय प्रोवाइडिंग
by providing insights into the cognitive and academic implication of code switching. एक तो ये फायदा है। दूसरा, इट विल ऑल्सो ऑफर, क्या ऑफर, प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस फॉर एजुकेटर्स, टीचर्स के लिए इन बाइलिंगुअल सेटिंग। इससे क्या होगा, इट विल हेल्प देम टू क्रिएट इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। तो ये दो फायदे हैं। एक पैराग्राफ बेटे प्रपोजल में काफी होता है सिग्निफिकेंस का, इवन आपकी रिसर्च में भी जो आपने डिसर्टेशन लिखना है तो एक पैराग्राफ काफी होगा। अच्छा, ये प्रपोजल में जब आप लिखोगे तो लिखोगे दिस रिसर्च विल, और जब आप रिसर्च में लिखोगे तो दिस रिसर्च हैज, ये भी आप लिख सकते हो, या विल लिखो तो अच्छी बात है क्योंकि अब फ्यूचर में जा रही है ना, तो इसमें आप विल का ही इस्तेमाल करो, मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, गो फॉर फ्यूचर टेंस। आगे चलते हैं। लिमिटेशन क्या होती है भाई? लिमिटेशन बेटे देखो, आप एक गेम खेलते हो, क्रिकेट है ना, तो क्रिकेट की एक बाउंड्री है, बाउंड्री से पार बॉल चली गई तो छक्का हो जाएगा। फील्डर जो है वो बाउंड्री के विद इन द बाउंड्री जो लाइन बनी हुई है एक, उसको बताया गया है कि आपने इधर ही खड़ा होना है, इससे बाहर नहीं खड़े हो सकते। या फुटबॉल आप खेलते हो तो आपको बताया जाता है कि बॉल इससे बाहर गई तो फाउल हो जाएगा। तो इसका मतलब, इसको हम लिमिटेशन कहते हैं कि आपने प्लेयर्स को लिमिट कर दिया है। तो स्कॉलर्स की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जो आपके सुपरवाइजर हैं, जो आपके इदारे हैं, वो सर्टेन लिमिटेशन सेट कर देते हैं, जैसे वर्ड लिमिट सेट कर देते हैं, टाइम की लिमिट सेट कर देते हैं। ठीक है, तो आपकी जो रिसर्च होती है, जब आपने क्वेश्चन बताया और आपको अपनी रिसर्च का स्कोप पता चल गया, तो आपको पता चल जाता है कि भाई मेरी जो रिसर्च है उसमें ये पॉपुलेशन है जिन पे मैंने काम करना है। आप रिसर्च कर रहे हो लाहौर में, आप गुजरांवाला पे रिसर्च नहीं कर रहे, तो आपकी रिसर्च की लिमिटेशन आ गई। ज्योग्राफिक एरिया आपका स्पेसिफिक है, आपकी पॉपुलेशन है जी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स आपकी पॉपुलेशन नहीं है, तो ये आपकी लिमिटेशन आ गई। तो रिसर्च मैंने आपको बताया बड़ी स्पेसिफिक होती है। हम इंसान हैं, हम नाउज़बिल्ला खुदा तो नहीं है, हम सबको तो नहीं कर सकते ना, हम हर चीज पर तो दस्तरस नहीं रखते ना, हमारी इतनी लंबी जिंदगी है ना, हमारे पास इतना वक्त है, तो हम हर चीज अपनी जिंदगी में अचीव नहीं कर सकता एक इंसान। तो वी ऑल हैव लिमिटेशंस, ये इंसान की जिंदगी की एक तल्ख और बेरहम हकीकत है कि कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत। ठीक है, तो हमारे पास एक लिमिटेशन है, हम हर चीज नहीं अचीव कर सकते, तो अपने आप को बड़ा हमने लिमिट करना है। तो लिमिटेशंस क्या बताती हैं कि इट आउटलाइंस द पोटेंशियल कंस्ट्रेंट्स दैट मे अफेक्ट योर रिसर्च। इससे जाहिर सी बात है आपके रिजल्ट्स भी मुतासिर होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट्स पे काम करके एक बात कर देता हूं कि भाई मेरी रिसर्च के मुताबिक मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, तो अगला कहता है भाई तुमने तो काम लाहौर में किया है, तो पिशावर में तो ऐसा नहीं है, कराची में तो ऐसा नहीं है, या यूके में तो ऐसा नहीं है, स्कॉटलैंड में तो ऐसा नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो, आप जनरलाइज कैसे कर सकते हो? तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते बेटे। तो there are three types of limitations which are worthy to mention here. Scope के limited to a specific population और geographical area, दो चीजें, specific population या geographical area। फिर है constraint in data collection method, आपकी methodology क्या है? देखो, क्वांटिटेटिव डाटा में ये होता है कि आप लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे काम कर सकते हो, डाटा को एनालाइज कर लेते हो, लेकिन उसमें अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो क्या आपके साथ ऑनेस्ट हैं, क्या डिसऑनेस्ट हैं, क्या वो सही क्वेश्चंस का सही आंसर दे रहे हैं या बस ऐसी खाना पूरी कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता। इंटरव्यू में कौन आपसे झूठ बोल रहा है, कौन आपसे सच बोल रहा है, आपको नहीं पता। तो आपकी मेथडोलॉजी की वजह से भी, जो आपका मेथड होता है उसमें भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। फिर आपका मेथड जो होता है उसके सर्टेन, अगर आप कोई थ्योरी यूज कर रहे हो, आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, कोई मॉडल इस्तेमाल कर रहे हो, तो उस मॉडल की अपनी कुछ लिमिटेशंस होंगी कि उस मॉडल में, उस थ्योरी में जो स्कॉलर है, रिसर्चर है, जिसकी थ्योरी है, जिसका प्रेजेंट किया हुआ मॉडल है, वो इस चीज को तो एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन इस चीज पे वो बात नहीं करता, तो आप भी बात नहीं कर सकते क्योंकि आपने तो, आपका फ्रेमवर्क है और आप उसी को इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये एक लिमिटेशन है। फिर टाइम एंड रिसोर्सेज, मैंने आपको बताया कि आपकी रिसर्च के लिए, आपको प्रपोजल के लिए 3 महीने का टाइम दिया गया है, आपने 3 महीने में प्रपोजल लिखना है, या आपने रिसर्च के लिए आपको टाइम दिया जाता है 1 साल का, 2 साल का, 6 माह का, 3 माह का, 3 साल का, 8 साल का, तो एक टाइम लिमिटेशन भी है। फिर रिसोर्सेज, काफी ऐसे जर्नल्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, किताबें होती हैं जो पेड होती, ठीक है, काफी ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जहां, जिन पे आपका एक्सेस नहीं होता, वो मौजूद होती हैं लेकिन आपके एक्सेस में नहीं होती, तो ये भी एक लिमिटेशन है। तो प्रैक्टिकल चैलेंजेस इन कंडक्टिंग द रिसर्च, ठीक है, तो आपने लिमिटेशन पे भी
मैं आपको एग्जांपल शो करा देता हूं एक, कि दिस स्टडी इज लिमिटेड टू बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन अर्बन एरियाज। ये देखो लिमिटेशन क्या है कि मेरी जो रिसर्च है वो बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पे काम कर रही है शहरों में, विच में नॉट रिफ्लेक्ट द एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टूडेंट्स इन रूरल और मोनोलिंगुअल सेटिंग्स। मोनोलिंगुअल सेटिंग जहाँ पे सिर्फ उर्दू में पढ़ाया जाता है, जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, ये जो देहात हैं, गाँव हैं, ये मेरी रिसर्च उनसे रिलेटेड नहीं है। इसके अलावा क्या लिमिटेशन है, द स्टडी फोकसेस ऑन सेल्फ रिपोर्टेड डाटा विच मे इंट्रोड्यूस बायस। सेल्फ रिपोर्टेड डाटा का मतलब कि एक तो रिपोर्ट जो मैं खुद चीज़ों को रिपोर्ट कर रहा हूँ, या स्टूडेंट जो हैं वो खुद चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और वो बायस भी हो सकते हैं। हो सकता है वो उस चीज़ की फेवर में बात कर रहे हो, उस चीज़ के खिलाफ बात कर रहे हो, जो टीचर अपनी पसंद नापसंद का इजहार भी कर सकता है, तो बायसनेस भी इसमें शामिल हो सकती है। तो यहाँ पे कैन का वर्ड से बेहतर मे वर्ड यूज किया है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, और ये प्रेजेंट टेंस में लिखी गई है। आगे चलते हैं। तो एक रीकैप कर लेते हैं हम कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है। सबसे पहले हमने ओपनिंग सेक्शन देखा which sets the stage and grabs the attention of the reader or your examiner or your supervisor. Then we discussed about the background of the study which provides the context and identifies gap. गैप को डिटेल में नहीं बताना, वो आगे रिसर्च प्रॉब्लम में आएगा, आपने आइडेंटिफाई करना है गैप बस। फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस पे हमने बात की, जो हमारे फोकस को बताते हैं, स्टडी का फोकस क्या है, और स्कोप बता देते हैं कि आपकी रिसर्च में क्या चीज़ होगी और क्या चीज़ नहीं होगी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो बताती है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ योर रिसर्च। सिग्निफिकेंस बताती है कि कैसे ये कंट्रीब्यूट करेगी एकेडेमिया को, सोसाइटी को, कैसे सिग्निफिकेंट है, अहमियत क्या है इसकी, फ़ायदा क्या है उसका। तो लिमिटेशन बताती हैं कि कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से आपकी रिसर्च में कुछ डेफिशिएंसीज आ सकती हैं। सो दिस इज द एंड फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन drop your messages in the comment box or stay tuned for our upcoming video on research. Thank you so much. Allah Hafiz.